आज हमारे पास जो हम रिपोर्ट्स और पेपर्स का स्टैक है ना, वो विज्ञान कूटनीति और भविष्य की अर्थव्यवस्था के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सच में बिल्कुल। विषय है पृथ्वी से लेकर सिसलूनर स्पेस और उससे भी आगे तक की नई अंतरिक्ष दौड़। और आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए हमने कुछ बेहद दिलचस्प और विविध स्रोतों को खंगाला है। हाँ, शुरुआत होती है भारत सरकार की चंद्रयान 4 मिशन की हालिया प्रेस रिलीज से। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के बीच चल रही अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा पर स्पेस एजेंसीज की एक बहुत ही विस्तृत समाचार रिपोर्ट है। और सिसलूनर संचार तंत्र पर एक नई जानकारियों से भरा एकेडमिक आर्काइव पेपर भी है। बिल्कुल। और अंत में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी थिंक टैंक यानी NSSA की एक रणनीतिक रिपोर्ट। आज का हमारा जो मुख्य मिशन है वो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाना है। अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं, अमेरिका और चीन के बीच की बढ़ती भू राजनीतिक टक्कर और अंतरिक्ष में डेटा संचार की जो तकनीकी बाधाएं हैं। हाँ, और इन सब के पीछे छिपे अंतरिक्षीय संसाधनों का वो विशाल खजाना जो इस पूरी रेस का असली ट्रिगर है। तो चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। ये विषय अपने आप में बहुत विशाल है। मैं जब इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देख रही थी तो ये स्पष्ट हो गया कि अंतरिक्ष अब केवल कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करने का विषय नहीं रह गया है। सही बात है। ये अगला सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक मोर्चा बन चुका है। दुनिया की प्रमुख महाशक्तियां इस नए मोर्चे पर अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की उस लंबी छलांग से जिसने इस पूरी ग्लोबल स्पेस रेस में एक नया डायनामिक जोड़ दिया है। हाँ, भारत सरकार की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक चंद्रयान 4 मिशन को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। 2104.06 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। लेकिन चंद्रयान 3 की तुलना में ये मिशन पूरी तरह से एक अलग लीग में है। बिल्कुल अलग। इसका उद्देश्य सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना नहीं है ना? एकदम सही। इस बार लक्ष्य है चांद पर जाना, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, वहां से लूनर सैंपल्स इकट्ठा करना और फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। हाँ, और इस मिशन को 36 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें 2 LVM-3 रॉकेट लॉन्च शामिल होंगे। यह मिशन 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट को उतारने की नींव रख रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो भारत का ये कदम एक बहुत बड़े तकनीकी शिफ्ट का संकेत है। वो कैसे? किसी भी पेलोड को चांद पर उतारना एक चुनौती है, लेकिन वहां से उसे वापस लाना ऑर्बिटल लॉजिस्टिक्स का एक बिल्कुल नया स्तर है। भारत अब केवल पहुंचने की रेस में नहीं है। हाँ, मतलब सुरक्षित वापसी की स्वदेशी तकनीक। बिल्कुल, वो उन विशिष्ट देशों की कतार में आ रहा है जिनके पास ये तकनीक है। डॉकिंग और अनडॉकिंग इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए 2 अलग अलग मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ना, वो भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसमें मिलीमीटर की भी चूक पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। हाँ, भविष्य के किसी भी मानव मिशन या स्पेस स्टेशन के लिए ये तकनीक अनिवार्य है। लेकिन जब हम इस तकनीक के वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं तो असली टकराव अमेरिका और चीन के बीच दिखाई देता है। वो स्पेस एजेंसीज वाली रिपोर्ट? हाँ, उसमें आर्टेमिस और चांगी प्रोग्राम्स की जो टाइमलाइन दी गई है वो बहुत कुछ बयान करती है। अमेरिका का लक्ष्य है आर्टेमिस 2 के तहत 2026 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के करीब से गुजारना और फिर आर्टेमिस 3 के जरिए 2027 में लैंडिंग करना। लेकिन रिपोर्ट में जो तकनीकी चुनौतियां गिनाई गई हैं, वे काफी गंभीर लगती हैं। वो स्पेसएक्स के स्टारशिप HLS वाली बात ना? हाँ, वे चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह से उसी पर निर्भर हैं, जिसे अभी काफी लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना है। यही वो बिंदु है जहां टाइमलाइन पर सवाल उठते हैं। क्योंकि स्टारशिप HLS कोई साधारण लैंडर तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका आर्किटेक्चर इतना विशाल है कि इसे सीधे चांद पर नहीं भेजा जा सकता। इसे पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचना होगा और फिर इसे पूरा भरने के लिए कई टैंकर स्टारशिप्स लॉन्च करने होंगे। रिपोर्ट तो इशारा करती है कि एक मून लैंडिंग के लिए शायद 10 से 15 लॉन्च की आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ ईंधन भरने के लिए ये एक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न हो सकता है। और इसके साथ ही नासा के बजट में हो रही कटौतियां इस टाइमलाइन को और भी पीछे धकेल सकती हैं। लेकिन मैं सोच रहा था क्या स्पेसएक्स का कमर्शियल और इटरेटिव मॉडल जहां वे तेजी से फेल होकर सीखते हैं इस देरी को कवर नहीं कर लेगा? कर सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ चीन का जो सेंट्रलाइज्ड मॉडल है वो भले ही बहुत व्यवस्थित दिखता हो
और उसमें अमेरिकी प्राइवेट सेक्टर जैसी चपलता नहीं है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका कमर्शियल स्पेस सेक्टर ही है, लेकिन जब हम चीन की बात करते हैं तो उनकी गति को कम नहीं आंका जा सकता। हाँ, उन्होंने 2030 तक अपने डायकोनॉट्स को चांद पर उतारने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। और वे अपने मेंगजो स्पेसक्राफ्ट और लैन्युअल लैंडर के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त 2025 में ही उन्होंने अपनी लैंडर का टचडाउन और एसेंट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वो 2 लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जो लूनर ऑर्बिट में मिलेंगे। ये एक पारंपरिक लेकिन बेहद परखी हुई अपोलो जैसी रणनीति है जिसमें जोखिम कम है। इसी आधार पर स्रोत में 3 संभावित परिदृश्यों की बात की गई है। पहला ये कि अमेरिका 2028 तक इन जटिलताओं को सुलझा ले और बढ़त कायम रखे। दूसरा परिदृश्य ये है कि अमेरिकी देरी का फायदा उठाकर चीन 2029 तक बाजी मार ले। और तीसरा सिनेरियो ये है कि दोनों लगभग एक साथ चांद पर पहुंचकर एक कड़ा मुकाबला पेश करें। और ये तीसरा परिदृश्य कूटनीतिक रूप से सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होगा, क्योंकि ये सिर्फ झंडा गाड़ने की बात नहीं रह गई है। असली खेल कुछ और है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। महाशक्तियों को अचानक से चांद की याद सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं आई है। बिल्कुल नहीं। ये भविष्य के खजाने पर नियंत्रण की होड़ है। चांद का दक्षिणी ध्रुव अब एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है। और इसका कारण है वहाँ मौजूद वाटर आइस और लूनर रेगुलिथ में भरा हुआ हीलियम 3। हीलियम 3 के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। जब हम ऊर्जा संकट के संदर्भ में इन आंकड़ों को देखते हैं तो हीलियम 3 किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। चांद की मिट्टी में लगभग 10 लाख टन हीलियम 3 होने का अनुमान है। और पृथ्वी पर ये न के बराबर है। हाँ, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक आदर्श ईंधन है जो बिना किसी रेडियो एक्टिव कचरे के असीमित ऊर्जा दे सकता है। स्रोत के अनुसार केवल 100 टन हीलियम 3। सिर्फ 100 टन? हाँ, पूरी पृथ्वी को 1 साल तक असीमित ऊर्जा दे सकता है। इसकी कीमत 4 से 10 बिलियन डॉलर प्रति टन तक आंकी गई है। धरती के अरबपति जिन बिलियंस और ट्रिलियंस के लिए लड़ रहे हैं, वो स्पेस के इस खजाने के सामने कुछ भी नहीं है। और सिर्फ चांद ही नहीं, क्षुद्र ग्रह खनन यानी एस्टेरॉयड माइनिंग में भी खरबों डॉलर का खजाना छिपा है। 1-2 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड में आयरन और निकेल के लिए 8 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान है। चीन के एक शिक्षाविद बाओ वेमिन का जो बयान है वो इस पूरी रेस का आर्थिक पैमाना सेट करता है। वे 2050 तक सिसलूनर स्पेस में 10 ट्रिलियन डॉलर का स्पेस इकोनॉमिक जोन बनाने का सपना देख रहे हैं। और इस इकोनॉमिक जोन की चाबी है चांद पर मौजूद वाटर आइस। जो देश सबसे पहले पानी के इन भंडारों तक पहुंचेगा वो पूरे सिसलूनर स्पेस का कंट्रोल हासिल कर लेगा। क्योंकि पानी सिर्फ इंसानों के पीने के लिए नहीं है। बिल्कुल, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, जो कि रॉकेट का ईंधन है। पृथ्वी के भारी गुरुत्वाकर्षण को पार करके ईंधन ले जाना बहुत महंगा है। तो चांद एक गैस स्टेशन बन सकता है। वहां से डीप स्पेस मिशन लॉन्च करना आर्थिक रूप से बहुत सस्ता और व्यवहारिक होगा। लेकिन एक समस्या है। इस गैस स्टेशन को चलाने और वहां ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए एक संचार तंत्र चाहिए। एक व्यवहारिक सवाल उठता है कि चांद के उस हिस्से से यानी फार साइड से पृथ्वी पर संपर्क कैसे किया जाए, जो हमें कभी दिखाई नहीं देता। और यहीं पर वो जटिल एकेडमिक आर्काइव पेपर काम आता है। हाँ, वो पेपर काफी तकनीकी था। मैं इसे एक सरल उपमा से समझाती हूँ। इसे एक इंटरप्लैनेटरी मेश नेटवर्क की तरह सोचिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए केवल एक स्थिर सैटेलाइट से 24 घंटे रियल टाइम संचार मुमकिन नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? यहाँ जो सबसे हैरतअंगेज बात है वो ये है कि इस पेपर में सिर्फ सिग्नल की देरी को ही पैमाना नहीं माना गया है, बल्कि एज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी AOI को आधार बनाया गया है। AOI मतलब रिसीवर के पास पहुंचने वाला डेटा कितना ताजा है। बिल्कुल, मान लीजिए मून रोवर ने कोई डेटा भेजा, वो ऑर्बिटर तक गया, रुका रहा, फिर पृथ्वी पर आया। देरी कम लग सकती है लेकिन डेटा पुराना हो सकता है। ऑटोनॉमस डॉकिंग में पुराना डेटा बिल्कुल बेकार है। हाँ, वहाँ बिल्कुल ताजा स्थिति की जरूरत होती है। इसी को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, हेलो ऑर्बिट्स और सामान्य लूनर ऑर्बिट्स एक साथ मिलकर काम करेंगे। NSGA-2 नामक एल्गोरिथम से ना? हाँ, ताकि कम से कम सैटेलाइट्स के साथ बेहतरीन लूनर कवरेज और ताज़ा डेटा मिल सके, विशेषकर EML-1 और EML-2 हेलो ऑर्बिट्स का उपयोग करके। तकनीकी रूप से ये बहुत ही शानदार है,
लेकिन जब तकनीक और कूटनीति टकराते हैं तो एनएसए रिपोर्ट की तरह भू राजनीति का गंभीर विषय सामने आ जाता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या संसाधनों की इस होड़ में अंतरिक्ष का सैन्यीकरण हो रहा है? रिपोर्ट का विवरण तो यही कहता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 2049 तक अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक महाशक्ति बनना चाहती है और सिसलूनर स्पेस को एक रणनीतिक युद्ध क्षेत्र मानती है। इसमें एंटी सैटेलाइट हथियारों का विशेष उल्लेख है। 2007 का वो चीनी परीक्षण याद है? हाँ, जिससे 3000 से ज्यादा मलबे के टुकड़े अंतरिक्ष में फैले थे। साथ ही सिस्टम डिस्ट्रक्शन वॉरफेयर और लॉफेयर का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष पर नियंत्रण करने की रणनीति की चर्चा है। और वो बयान? हाँ, रिपोर्ट में चीनी लूनर प्रोग्राम के प्रमुख जियो पेजियान का एक चौंकाने वाला बयान शामिल है। उन्होंने चांद की तुलना डियाओ द्वीप और मंगल की तुलना हुआंगयान द्वीप से की है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि वे पहले पहुंच गए तो दूसरों को वहां जाने से रोक सकते हैं, जैसे कि स्पेस डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। यहाँ श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक है कि इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर ये दावे और रणनीतिक खतरे एक अमेरिकी थिंक टैंक के नजरिए से हैं। बिल्कुल, निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। दूसरी ओर चीन आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत करता है। इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक देश का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ उपलब्ध स्रोतों में दी गई जानकारियों को सामने रखना है ताकि पूरी तस्वीर समझी जा सके। सही कहा, दोनों पक्षों की अपनी रणनीतियां हैं और इन्हें समझे बिना असल स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? भारत के भारी भरकम बजट, अमेरिका और चीन की रेस, हीलियम 3 के अरबों डॉलर के खजाने और इन जटिल एल्गोरिथम्स का आम जीवन से क्या वास्ता है? यह सब कोई साइंस फिक्शन नॉवल नहीं है। जिस तेजी से ये देश इस दौड़ में भारी निवेश कर रहे हैं, ये भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को तय करेगा। हाँ, अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली ये तकनीकें हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग और जीवन को प्रभावित करेंगी। चेत रहा जा सकता है, संसाधनों पर जिसका कब्जा होगा वही पृथ्वी की सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करेगा। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध पृथ्वी की जमीन या पानी के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के ग्रेविटी वेल्स और कक्षीय यांत्रिकी के भौतिक नियमों पर कब्जा करने के लिए लड़ा जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये ग्रेविटी वेल्स भविष्य के वो नए महासागरीय चोक पॉइंट्स बनेंगे जो तय करेंगे कि कौन सा देश अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है और कौन नहीं? इस गहरे सवाल के साथ इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नया सोचने के लिए ये काफी है।